वेलकम टू एपी स्टडीज के आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं षष्ठी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इतिहास में स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इतिहास में स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। अतीत की घटनाओं की प्रमाणिक जानकारी देना। अगला प्रश्न है कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक में प्रागैतिहासिक काल को किस आधार पर विभाजित किया गया है। औजारों की प्रकृति के आधार पर। अगला प्रश्न है भीमबेटका शैलश्रय किस नदी घाटी से जुड़े हैं। नर्मदा नदी घाटी से। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को नगर सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि सुव्यवस्थित नगर नियोजन के कारण। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख सार्वजनिक संरचना क्या थी। विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था। वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य राजनीतिक निर्णय लेना था। अगला प्रश्न है महाजनपद शब्द का अर्थ क्या था। महाजनपद शब्द का अर्थ बड़े क्षेत्रीय राज्य है। अगला प्रश्न है मगध की शक्ति का प्रमुख कारण क्या था। लोहे के संसाधन और हाथियों की उपलब्धता। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैतिक और सामाजिक एकता। अगला प्रश्न है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास में एकता प्रणाली किससे संबंधित है। राजस्व व्यवस्था से। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में बंदोबस्त का अर्थ क्या है। भूमि का मापन और कर निर्धारण। अगला प्रश्न है मुगल काल में मनसब शब्द किससे दर्शाता है। पद और वेतन को। अगला प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति क्या कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है। सुलह ए कुल। अगला प्रश्न है इतिहास में कला निर्धारण क्यों आवश्यक है। घटनाओं के क्रम को समझने के लिए। अगला प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है। भूप्रपट्टी। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई अधिक क्यों होती है। हल्की और मोटी चट्टानों के कारण। अगला प्रश्न है पर्वतों का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है। विवर्तन की हलचलों से। अगला प्रश्न है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। नवीन वलित पर्वत। अगला प्रश्न है मैदानी क्षेत्र मानव बस्तियों के लिए उपयुक्त क्यों होते हैं। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी और समतल भूमि के कारण। अगला प्रश्न है अपक्षय और अपर्दन में मूल अंतर क्या है। अपक्षय स्थल पर होता है, अपर्दन गति के साथ होता है। अगला प्रश्न है नदी द्वारा निर्मित बी आकार की घाटी किस अवस्था में बनती है। युवावस्था में। अगला प्रश्न है डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। नदी के मुहाने पर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है मानसून पवनें भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्यों है। महासागर से नमी लाने के कारण। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। जनता की भागीदारी। अगला प्रश्न है संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है। क्योंकि सभी कानून इससे ही उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। न्याय और समानता का सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है। जनता की भागीदारी बढ़ाना। अगला प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। अगला प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से। अगला प्रश्न है सामाजिक विविधता लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है। विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से। अगला प्रश्न है सरकार का मुख्य कार्य क्या है। नागरिक का कल्याण करना। अगला प्रश्न है बाल विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है। निरंतर और क्रमिक। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित है। अनुभव और परिपक्वता के आधार पर। अगला प्रश्न है अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है। सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका आधुनिक कक्षा में क्या है। मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है प्रेरणा का अधिगम से क्या संबंध है। प्रेरणा अधिगम को सुदृढ़ करती है। अगला प्रश्न है रचनावादी शिक्षण में छात्र की भूमिका क्या होती है।
ज्ञान का निर्माणकर्ता। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम की प्रगति जानना। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE किस पर बल देता है? सतत सुधार पर। अगला प्रश्न है बहुसंवेदी शिक्षण क्यों प्रभावी है? इसका राइट आंसर हो जाए क्योंकि यह विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न है भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है सीखने में रुचियाँ क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि वे सुधार का अवसर देती हैं। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? पूर्व ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? सामाजिक कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्र संबंध अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? सकारात्मक वातावरण बनाकर। अगला प्रश्न है इतिहास में पुरातत्व का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? भौतिक अवशेष। अगला प्रश्न है अभिलेखी स्रोतों में सबसे अधिक विश्वसनीय क्या माने जाते हैं? समकालीन शिलालेख। अगला प्रश्न है नगरों का पतन हड़प्पा सभ्यता में किस कारण से माना जाता है? पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में रत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला विज्ञान और साहित्य की उन्नति के कारण। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास में कॉनिकल किसे कहा जाता है? दरबारी इतिहास लेखन को। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक स्रोत क्यों माने जाते हैं? समकालीन समाज का वर्णन करने के लिए। अगला प्रश्न है पृथ्वी की घूर्णन गति का मुख्य प्रभाव क्या है? दिन और रात। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा गति किससे संबंधित है? ऋतु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? पूर्व पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं का मुख्य उपयोग क्या है? समय निर्धारण करना। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण क्या है? मैग्मा का दबाव। अगला प्रश्न है पठारों को खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है? खनिज संसाधनों का अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या विरल क्यों होती है? क्योंकि जल की कमी के कारण। अगला प्रश्न है जल चक्र में वाष्पीकरण की भूमिका क्या है? जल को वायुमंडल में पहुंचाना। अगला प्रश्न है महासागरों का तापमान जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? वर्षा और तापमान को नियंत्रित करके। अगला प्रश्न है वन मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन में सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। अगला प्रश्न है कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? सभी के लिए समान नियम। अगला प्रश्न है संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या है? संविधान का निर्माण करना। अगला प्रश्न है अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है? दोनों परस्पर पूरक हैं। अगला प्रश्न है संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है बहुमत का सिद्धांत लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? निर्णय प्रक्रिया को वैध बनाने के लिए। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के अधिकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करते हैं? समावेशन सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा कर वसूलने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक सेवाओं का वित्त पोषण करना। अगला प्रश्न है स्थानीय निकाय लोकतंत्र की नींव क्यों माने जाते हैं? जमीनी स्तर पर भागीदारी के कारण। अगला प्रश्न है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? जनमत निर्माण में भूमिका के कारण। अगला प्रश्न है विकास और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? विकास जैविक है, अधिगम अनुभुज है। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा है? बेंडूरा से। अगला प्रश्न है प्रेरणा का आंतरिक स्रोत क्या कहलाता है? अंतः प्रेरणा। अगला प्रश्न है अधिगम में पुनर्बलन का क्या कार्य है? व्यवहार को अस्थायी बनाना। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न है
निदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम की कठिनाई पहचानना। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? निरंतर सुधार करना। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की भूमिका क्या है? चिंतन को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया क्यों आवश्यक है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है सीखने में रुचि का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम की गति बढ़ती है। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम का मूल तत्व क्या है? पारस्परिक निर्भरता। अगला प्रश्न है अनुशासन का सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? आत्मनियंत्रण विकसित करना। अगला प्रश्न है बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण क्यों चुनौतीपूर्ण होता है? क्षमताओं में विविधता के कारण। अगला प्रश्न है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण क्यों आवश्यक है? शिक्षण को दिशा देने के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों प्रभावी है? अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है मूल आधारित शिक्षा का लक्ष्य क्या है? नैतिक विकास। अगला प्रश्न है जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक दक्षता विकसित करना। अगला प्रश्न है शिक्षक का दृष्टिकोण अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? कक्षा के वातावरण को आकार देकर। अगला प्रश्न है इतिहास में पुनर्निर्माण का अर्थ क्या है? सीमित स्रोतों से अतीत की व्यवस्था। अगला प्रश्न है शिकार संग्रह से कृषि की ओर परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? अस्थायी खाद्य स्रोत की आवश्यकता। अगला प्रश्न है इतिहास में समकालीन स्रोतों से क्या तात्पर्य है? उसी काल में निर्मित स्रोत। अगला प्रश्न है हड़प्पा नगरों में सड़कों का उत्तर दक्षिण अभिमुख होना किस बात का संकेत है? योजनाबद्ध नगर निर्माण का। अगला प्रश्न है वैदिक काल में दास शब्द का मूल अर्थ क्या था? शत्रु। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में आत्म किसे कहा जाता था? उच्च अधिकारी को। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा धर्म महामंत्रों की नियुक्ति क्यों की गई? धर्म के प्रचार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास में वंशावली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शासकों की वैधता सिद्ध करना। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भूमि दान का प्रमुख प्रभाव क्या था? समांती प्रवृत्तियों का विकास करना। अगला प्रश्न है मध्यकालीन यात्रियों के विवरण को सावधानी से क्यों पढ़ा जाता है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण। अगला प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष झुका होने का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से अक्षांश मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है वलित पर्वतों में भूकंप की संभावना अधिक क्यों होती है? प्लेट विवर्तनिकी के कारण। अगला प्रश्न है अपक्षय की प्रक्रिया किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? मानव गतिविधि पर। अगला प्रश्न है नदियां अपने मार्ग में सर्वाधिक अपरदन कब करती हैं? युवावस्था में। अगला प्रश्न है मानसून की अनिश्चितता भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्पादन में अस्थिरता कर लाकर। अगला प्रश्न है वर्षा का वितरण समान क्यों नहीं होता है? स्थलाकृत अवपवनों के कारण। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं तटीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? तापमान में परिवर्तन द्वारा। अगला प्रश्न है वनों की कटाई का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? जलवायु असंतुलन। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को मौन संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में असहमति को आवश्यक क्यों माना जाता है? बेहतर निर्णय प्रक्रिया के लिए। अगला प्रश्न है संविधान लिखित होना क्यों आवश्यक है? अधिकारों की स्पष्टता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है कानून समान होने पर प्रभावी असमान क्यों हो सकता है? सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं के कारण। अगला प्रभाव असमान क्यों हो सकता है? सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ करता है? निर्णयों में स्थानीय भागीदारी से। अगला प्रश्न है बहुमत का निर्णय अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी क्यों नहीं कर सकता? संवैधानिक सीमाओं के कारण। अगला प्रश्न है सरकार की जवाबदेही किस माध्यम से सुनिश्चित होती है? चुनाव और कानून द्वारा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहलाती है? अधिकारों की रक्षा के कारण। अगला प्रश्न है मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? सत्ता पर निगरानी हेतु के लिए। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार केवल कानूनी समानता तक सीमित क्यों नहीं है?
सामाजिक समानता के बिना अपूर्ण होने के कारण। अगला प्रश्न है, नागरिकों की सक्रियता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? शासन को उत्तरदायित्व बनाकर। अगला प्रश्न है, विकास और अधिगम का संबंध कैसा है? परस्पर संबंधित किंतु भिन्न। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक संघर्ष का परिणाम क्या होता है? समायोजन। अगला प्रश्न है, वाइगस्की के सिद्धांत में जेडपीडी का अर्थ क्या है? संभावित विकास क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया को अधिगम का आधार किसे माना जाता है? वाइगस्की को। अगला प्रश्न, अधिगम को अस्थायी बनाने में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी है? अर्थपूर्णता। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहायक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? लचीला। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को शिक्षण से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? दोनों परस्पर पूरक हैं। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिगम में सुधार। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत का संबंध किससे है? गार्डनर से। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व क्यों है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने में रुचियाँ क्यों उपयोगी मानी जाती हैं? संज्ञात्मक विकास हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन कैसा होता है? आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सामाजिक दक्षता। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से अधिक प्रभावी क्यों है? दीर्घकालिक प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरणों का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? अनुभव से जोड़ने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम उद्देश्य को मापनीय क्यों होना चाहिए? मूल्यांकन की अस्पष्टता हेतु से। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में विविधता को संसाधन क्यों माना जाता है? पारस्परिक सीख के कारण। अगला प्रश्न है, शिक्षक का दृष्टिकोण बच्चे के आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करता है? अपेक्षाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण का अंतिम संकेत क्या है? अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, इतिहास में साक्ष्य और व्याख्या में मूल अंतर क्या है? साक्ष्य तथ्य है, व्याख्या दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, आदिमानव द्वारा आग का प्रयोग किस परिवर्तन का संकेत है? सामाजिक संगठन का विकास का। अगला प्रश्न है, नवप्रसारण काल में क्रांति क्यों कहा जाता है? नवप्रसारण काल को क्रांति क्यों कहा जाता है? जीवन शैली के पूर्ण परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि एवं व्यापार। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में गोत्र व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? रक्त संबंध नियंत्रण। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की शक्ति मूल आधार क्या था? केंद्रीकृत प्रशासन। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में धम्म की भाषा सरल क्यों थी? जनसाधारण की समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नगरों के पतन का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक मार्गों का ह्रास। अगला प्रश्न है, इतिहास में दरबारी इतिहास सीमित क्यों माना जाता है? शासक केंद्रित दृष्टिकोण के कारण। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास में भू राजस्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य की आय सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटा होना किस कारण से है? घूर्णन गति के कारण से। अगला प्रश्न है, अक्षांश जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? तापमान वितरण द्वारा। अगला प्रश्न है, वरीय पर्वतों की श्रृंखलाएं प्रायः किन सीमाओं पर बनती हैं? अपसारी प्लेट सीमाओं पर। अगला प्रश्न है, अक्षय अपरदन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? यह अपरदन की पूर्व शर्त है। अगला प्रश्न, नदियों द्वारा निक्षेप अधिकतर किस अवस्था में होता है? वृद्धावस्था में। अगला प्रश्न है, मानसून को जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? कृषि पर निर्भरता के कारण। अगला प्रश्न है, स्थलाकृति वर्षा वितरण को कैसे नियंत्रित करती है? ओरोग्राफिक प्रभाव से। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं वैश्विक तापमान को कैसे संतुलित करती हैं? ऊष्मा पुनर्वितरण के कारण। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में कमी का सबसे गंभीर परिणाम क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन। अगला प्रश्न है, सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? वर्तमान उपयोग भविष्य की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कानून की वैधता का आधार क्या है? जन सहमति। अगला प्रश्न है, संविधान सामाजिक परिवर्तन का साधन कैसे बनता है? अधिकारों की गारंटी देकर। अगला प्रश्न है,
केवल चुनाव लोकतंत्र के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? जवाबदेही आवश्यक होने के कारण। अगला प्रश्न है, समानता और स्वतंत्रता में संतुलन क्यों आवश्यक है? एक दूसरे की रक्षा हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य की वैध शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है? निर्णयों में भागीदारी बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, बहुमत का शासन निरंकुश क्यों नहीं हो सकता? संवैधानिक सीमाओं के कारण। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होती है? स्वतंत्रता द्वारा। अगला प्रश्न है, मीडिया की भूमिका सूचना से आगे क्यों जाती है? जनमत निर्माण के कारण। अगला प्रश्न है, नागरिक चेतना लोकतंत्र की आत्मा क्यों है? सक्रिय भागीदारी के कारण। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा को समान से विशिष्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्षमताएं क्रमशः परिष्कृत होती हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्वता अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? सीखने की तत्परता द्वारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? सक्रिय अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है, जेडपीडी का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? सहायक शिक्षण की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक संदर्भ अधिगम में क्यों निर्णायक है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण में रूट की भूमिका क्या है? सीखने का साधन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समानता से आगे कैसे जाती है? न्याय की ओर। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या को लचीला क्यों नहीं होना चाहिए? विविध शिक्षार्थियों हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन सीखने के लिए क्यों होना चाहिए? सुधार हेतु। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण शिक्षण की सफलता क्या दर्शाता है? क्यों दर्शाता है? वास्तविक उपयोग के कारण। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में संवाद क्यों केंद्रीय है? सामाजिक अर्थ निर्माण हेतु से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा और रुचि में मौलिक अंतर क्या है? प्रेरणा आंतरिक शक्ति है, रुचि झुकाव है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? समन्वयक। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अनुशासन का लक्ष्य क्या है? आत्मनियमन। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय शिक्षण क्यों आवश्यक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य स्पष्ट न होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम दिशाहीन होता है। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित शिक्षण क्यों अधिक प्रभावी है? अस्थायी अधिगम के कारण। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षा केंद्रित तत्व क्या है? समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, शिक्षक की अपेक्षाएं छात्र उपलब्धि को कैसे प्रभावित करती है? आत्म छवि के माध्यम से। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।